नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th से 10वीं कक्षा की हिंदी विषय का गद्य खंड और गद्य खंड में एक खूबसूरत सी कहानी देखेंगे जिसका शीर्षक है विष के दांत और कहानीकार हैं पंडित नलिन बिलोचन शर्मा जी। ये पंडित नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। भोजपुरी भाषी रहे हैं, बड़ी अच्छी कहानी लिखे हैं विष के दांत। इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं। तो अभी हम लोग कहानी देख लेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपका अपना एक YouTube चैनल है YJCC बड़हुलिया। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस पर नए हैं तो, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी भविष्य में आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी के प्रारंभ में एक सेन साहब है और एक उनकी पत्नी है। तो सेन साहब और उनकी पत्नी, इनका एक फर्म चलता है बंगाल में, कलकत्ता में। कलकत्ता में फैक्ट्री चलती है, छोटी सी फैक्ट्री है, और उस फर्म में काम करने वाले एक किरानी हैं जिनका नाम गिरधर लाल है। उस गिरधर लाल का एक पुत्र है जो मदन के नाम से जाना जा रहा है कहानी में। तो मदन, उसकी माँ और गिरधर लाल, ये तीन लोग सेन साहब द्वारा दिए गए कमरे में रहते हैं और सेन साहब की फैक्ट्री के वो किरानी हैं। सेन साहब के पास एक काले रंग की खूबसूरत कार थी और वो कार उस जमाने में 7,500 में खरीदी गई थी। 7,500 की काले रंग की कार जिससे मेम साहब बड़ा प्रेम करती थी। सेन साहब की पत्नी जो थी वो चाहती नहीं थी कि कोई इस कार को छुए तक, स्पर्श तक न करे, धूल गर्दा न पड़े। उसके लिए एक सोफर रखा गया था जो कार को अच्छी तरह से झाड़ता पोंछता साफ करता रहता था और कोई उसे छुए नहीं, स्पर्श न करे, तोड़े फोड़े नहीं, इसकी निगरानी करता रहता था। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिनका नाम था सीमा, रजनी, आली, शेफाली, आरती। तो बंगाल में लड़कियों को खोखी कहते हैं और लड़का को कहते हैं खोखा। तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी, ये 5 लड़कियां लड़के के इंतजार में, इनकी संख्या बढ़ गई, 5 लड़की हो गई, कोई लड़का प्राप्त नहीं हुआ, इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े चिंतित रहते थे सेन साहब और मेम साहब दोनों। अब लड़कियों को बड़ी अच्छी तालीम दिया था उन्होंने और ये 5 लड़कियां खूबसूरत थी, एकदम कठपुतली जैसी। इन्हें क्या करना चाहिए ये उन्होंने सिखाया हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर सिखा दिया था कि इन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब ये लड़कियां अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती थीं तो ऐसा लगता था कि वातावरण की जितनी चीजें हैं उन्हें अगर मुस्कुराना सीखना हो, खुशियां भरने के लिए, तो इस सीमा, रजनी, आली, शेफाली, आरती, जो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, इन 5 पुत्रियों से सीखे। और आसपास के जो लोग थे वो इनकी आदतों को देखकर इतना प्रसन्न होते थे कि अपने बच्चों को जब अच्छी तालीम देनी होती थी तो सेन साहब की पुत्रियों की तुलना की जाती थी कि अच्छा व्यवहार जैसे सेन साहब की पुत्रियां सीखी हैं उसी तरह की आदतें उनके लड़के लड़की भी सीखें। तो लड़कियां, एक तरह से ये देखा जाए तो काफी आदर्शवादिता की शिक्षा उन लड़कियों को दी गई थी कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर परिवार में कोई रिलेशन वाला आ गया, कोई संबंधी आ गया, तो उनके सामने लड़कियां खिलखिलाकर हंस तक नहीं सकती थी, इतनी पाबंदी थी उन लड़कियों पर। और घर की चहारदीवारी के बाहर जाना सख्त मना था। शाम के समय में खेलती हुई लड़कियां मिल जाती थी। वो लड़कियां इसलिए खेलती थी क्योंकि उन्हें ये बात सिखाया गया था कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो वो लड़कियां अपने आनंद के लिए कम, स्वास्थ्य वर्धन के लिए ज्यादा खेला करती थी। घर के सारे नियम, कायदे, कानून उन लड़कियों पर लागू हुआ करते थे। बड़े सख्त कानून थे घर के
क्योंकि लड़कियों को तो ऐसे ही शुरू से ही बंदिशों में रखा जाता है, लड़कों की अपेक्षा ज्यादा बंदिश लड़कियां सहती हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा इन्हें दी गई थी। अब इनको, सेन साहब और मेम साहब को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो जब उन्होंने संतान होने की सारी उम्मीद छोड़ दिया था। और एक पुत्र रत्न जो इन्हें मिला, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे में प्राप्त हुआ, लगभग ये समझिए दोनों की अधेड़ अवस्था हो चुकी थी। हालांकि उन्हें बूढ़ा कहना उचित नहीं है, क्योंकि बेम साहब जो थी उनको बुढ़ापे से बड़ा नफरत था और बुढ़ापा कभी सुनना भी नहीं चाहती थी, भले वो स्वयं हो गई हो। सेन साहब जो थे वो इतने वेल मेंटेन रहते थे कि कभी वृद्ध दिखते नहीं थे। फिर भी दोनों की जब आयु अधेड़ लगभग हो गई थी, जब संतान की कोई उम्मीद नहीं थी, उस समय उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम कासू रखा गया। और ये खोखा जो था इनका कासू, ये समझिए कि वो पूरे इनके घर के सभी नियमों का अपवाद था, क्योंकि लड़कियों के लिए जितनी बंदिशें थी, लड़कियों के लिए जितने कायदे कानून घर के बनाए गए थे, बताए गए थे, जितने अनुशासन सिखाए गए थे, ये कासू जो था वो उन सबका अपवाद था, क्योंकि सबसे छोटा था, नाउम्मीद बुढ़ापे की लाठी था और ऐसे समय में जन्मा था जब उन्होंने संतान की उम्मीद छोड़ दी थी। तो सारा प्यार दुलार इस कासू को मिलता था, सेन साहब और मेम साहब का। अब कासू को इतना प्यार दुलार मिला कि सारा अनुशासन, सारा नियम, कायदा कानून सब कासू तोड़ दिया और वो सब कायदे कानून सिर्फ लड़कियों के लिए रह गए। अब कासू धीरे धीरे प्यार दुलार से बढ़ने लगा। 4-5 साल का हो जाता है। 5 साल का हो जाता है तो 5 साल का हो जाने के बाद उस समय उनके घर में उनके मित्र दोस्त लोग आते रहते थे, बातचीत हुआ करता था बैठक खाने में। एक बार की बात है कि बैठक खाने में उनके कुछ मित्र उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। सब लोग मिलकर के आपस में बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान उनके जितने मित्र वहां उपस्थित हुए थे, उन सभी मित्रों में एक पत्रकार थे और पत्रकार का एक छोटा सा लड़का था जो उम्र में कासू से छोटा होगा, लेकिन कासू से बहुत ज्यादा समझदार और आदर्श तथा शालीन दिखता था। तो उसकी आदर्शवादिता और शालीनता को देखकर उन्हीं मित्रों में से एक मित्र ने पत्रकार महोदय से पूछ दिया कि श्रीमान, आपको आपके लड़के के बारे में क्या ख्याल है, भविष्य में आप इसे पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते हैं। अब पत्रकार महोदय अभी जवाब देते तब तक सेन साहब स्वयं उसमें आ पड़े और खुद कहने लगे, अपने लड़के की बड़ाई करने लगे कि मैं तो अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा, अभी से उसकी शिक्षा देना शुरू कर दिया हूं। पता नहीं ये हिंदुस्तानियों को बात समझ में क्यों नहीं आती कि साधारण पढ़ाई लिखाई पढ़ा लिखा कर लोग क्या कर लेंगे, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि लड़का मेरा इंजीनियर बने। अब 5 साल का हो गया है, आसपास के लोग कहते हैं कि इसे किसी विद्यालय में नामांकन करा दीजिए। मैं सोचता हूं कि स्कूल में नामांकन करा के क्या फायदा, इसको तो अभी से मैंने पड़ोस का एक बढ़ई रख दिया है। वो बढ़ई आता है और अपना सारी व्यवस्था लेकर के आता है, अभी से ही इसे इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहा है। तो ये बात कह करके जैसे ही वो अपनी बात समाप्त किए, जिस महोदय ने ये बात पूछा था पत्रकार महोदय से, फिर उन्होंने कहा पत्रकार से कि श्रीमान, आपने जवाब नहीं दिया। पत्रकार महोदय ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया कि मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा लड़का एक जेंटलमैन बने, नेक इंसान बने। आगे इसे क्या करना है इसमें इसकी मर्जी है, जो चाहे कर ले, पढ़ लिख कर जो बनना हो बन जाए, लेकिन कुछ भी बने, नेक इंसान जरूर बने। इस शालीन से जवाब को सुनकर सेन साहब बड़ी शर्मिंदा हुए और मन ही मन उन्होंने सोचा, कूढ़ कर रह गए कि मैंने इतना शालीन उत्तर क्यों नहीं दे सका। बातचीत चल रही थी, उसी बातचीत के दौरान बाहर जो है, जहां इनकी कार खड़ी थी, वहां पर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। शोरगुल सुनाई दिया तो सेन साहब बाहर निकले। अब सेन साहब बाहर निकले तो उनके साथ बाकी दोस्त लोग भी बाहर निकले, घर तो सबको जाना था। बाहर निकले तो देखे कि एक छोटा लड़का है, 6-7 साल का था, वही मदन था, उनके कलर का लड़का, गिरधर का लड़का। तो वो मदन जो है उनके सोफर से उलझा हुआ है। अब सोफर जैसे ही देखा कि सेन साहब आ रहे हैं,
सेन साहब की ओर बढ़ के और कहा कि देखिए लड़का जो है सो कि कार को छू दिया, कार गंदा कर रहा था और मैं इसे डांटा तो उल्टा मुझ पर ही ये डपट पड़ता है, मुझ पर ही भिड़ाई कर दिया। सेन साहब ने ऐसे देखा कि मदन की जो माँ साथ में थी, उसको ले जाने के लिए आई थी, झगड़ा छुड़ाने आई थी, आवाज सुन करके उस माँ के द्वारा कुछ कहना लग रहा था, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा था कि माँ कुछ कहना चाहती हैं। लेकिन सेन साहब की मुख मुद्रा को देख करके मदन की माँ ने अपनी बात कहना छोड़ दिया, नहीं बोल पाई, निरुत्तर हो गई, जवाब नहीं दे पाई और सेन साहब लादने लगे। अब सेन साहब सीधे सीधे कहती है कि मदन की माँ देखो, अपने बच्चे को संभाल लो, एक तो गलती करता है और दूसरे ऊपर से स्वयं उलझने चला आता है सोफर से, क्या जरूरत थी इसे कार छूने की। अब सेन साहब लगे डांटने। मदन की माँ मदन को लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करी और उसमें वो मदन का जो बायां हाथ था, उस बाएं हाथ से खून निकल रहे थे, उस खून को पोंछते हुए मदन की माँ मदन को लेकर के अपने घर जाने लगी। शायद ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें वो मदन और सोफर के बीच में झगड़ा हुआ था और उसमें सोफर जो था वो मदन को ढकेल दिया था, मदन गिर गया था, बाएं हाथ से खून आ रहा था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मदन ने कार को छू दिया था। अब सोफर को भी इस बात का डर था कि अगर कार गंदा हो गया तो मेम साहब मुझे नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उसकी सुरक्षा का दायित्व था उसे। फिर भी मदन को पीटना नहीं चाहिए था, ढकेलना नहीं चाहिए था। फिर जो भी हुआ उसके बाद वो जाकर के अपना मदन को लेकर के उसकी माँ घर चली गई। अब ये जो मित्र लोग जाने वाले थे, ये मित्र लोग निकले और निकले तो अपनी कार में सवार होने के लिए गए तो देखा, आप देखिए कार में सवार होने से पहले एक और घटना घटित हुई। घटना क्या थी कि जो इनकी मोटर थी, उस मोटर के पीछे जो लाल कलर की बत्ती थी, वो बत्ती चकनाचूर हो गई थी। अब बत्ती फूट गई थी और वहां कासू विराजमान था। तो सेन साहब गए, देखे और देखिए कासू को गोद में उठा लिया उन्होंने। अब बड़े प्रेम से ये बात कह रहे हैं कि देखिए मैं कह रहा था ना कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। अब देखिए कासू, ये लड़का जो है अभी से ये प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ये लाल रंग की बत्ती को फोड़कर यह देखना चाहता था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। अब कासू ने बत्ती को फोड़ दिया, मदन केवल कार को छू दिया तो उसे उतना दंड मिला और कासू उस कार की बत्ती को तोड़ दिया तो इस कासू की प्रशंसा की जा रही है। तो ऐसे ऐसे कुसंस्कार को बढ़ावा देने वाले लोग भी हमारे समाज में आज भी हैं, उस समय भी थे। कासू को लेकर के सेन साहब बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सेन साहब ने प्रशंसा करी और जैसे ही इनके मित्र लोग अपनी कार में सवार होने के लिए गए तो मित्र लोग क्या पाते हैं कि कार की अगले चक्के का हवा निकला हुआ है, लग रहा है कि चक्का पंचर है। अब बड़ा गुस्सा आया सेन साहब के मित्र को कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो गया। सेन साहब पहले ही समझ गए कि ये काम कासू का ही हो सकता है। तब वहां भी आकर के ये बात कह रहे हैं कि अरे वाह, ये कासू तो लग रहा है कि गाड़ी का हवा निकालना भी जान गया है। कासू की उस बदमाशी को, उस गलत हरकत को भी सेन साहब बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कासू अब हवा निकालना जान गया है। अपने शोफर को बुलाते हैं, ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो है इनकी कार का हवा जो निकला हुआ है, अगला पिछला दोनों चक्का का हवा गायब था। बोले कि पंप ला करके हवा भर दो, तब तक कुर्सी लगा दो, हम लोग बैठते हैं। तो सेन साहब उनके मित्र लोग वहां बैठे, कार में हवा भरी गई, उनके मित्र लोग सवार होकर अपने घर को प्रस्थान किए और सेन साहब अपने घर के अंदर आए, मेम साहब से मिले, बातचीत हुई। बातचीत में अब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तब तक चूंकि मदन का घर भी पास में ही था तो मदन की खूब पिटाई की जा रही थी। अब मदन की पिटाई इसलिए हो रही थी क्योंकि मदन जो था वो सोफर से उलझ गया था। तो मां ने तो डांट फटकार लगाया ही। अब मित्रों के जाने के बाद गिरधर का भी बुलावा आया। गिरधर आया और गिरधर आकर के सेन साहब के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी अपराध का अपराधी जो होता है वो जज साहब के सामने जाकर के
और निरीह प्राणी जैसा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वैसे सेन साहब के सामने गिरधर जी खड़े हो गए। अब सेन साहब अपना पूरा लादते जा रहे हैं, उन पर बोलते जा रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं देते। ये बच्चा जो है बात नहीं मानता, आकर के सोफर से उलझ गया, कार को तोड़ फोड़ कर रहा है, तो ये अच्छी आदत नहीं है। और इसी प्रकार के बात नहीं मानने वाले बच्चे जो होते हैं वो आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, और उनकी क्या स्थिति होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब तुम समझ रहे हो, इसलिए अपने बच्चे को संभाल लो। ये बात सेन साहब कह के और गिरधर को भेज दिए। अब गिरधर गया तो सेन अपने बच्चे मदन की खूब पिटाई किया, क्योंकि मदन अक्सर पीटता था इन्हीं कारणों से। अब मदन भी छोटा बच्चा था, खूब पिटाई हुई। पिटाई के दौरान वो जो चित्कार उसकी निकली, जो आवाज निकली, जो चिल्लाहट, रोने की आवाज आई, उस रोने की आवाज से जो मेम साहब थी उनकी नींद खराब हो गई। अब नींद खराब हुई तो वो अपना गुस्सा भी उतारी और कह रही है कि ये पता नहीं कहां से आकर के लोग बस गए हैं, इनकी आदतें सही नहीं हैं, इनको हटा देना चाहिए। और अपने पति सेन साहब को इस बात के लिए विवश की कि उनको जो है नौकरी से हटा दिया जाए। तब तक इसी दौरान अब मदन तो पिटाया, अब पिटा करके लट्टू लेके खेलने के लिए निकल गया। लट्टू लेके खेलने निकल गया तो आराम से उसकी जमात थी और वो अपने पूरे मंडली का नेता था बच्चों का। अब बच्चे अपना लेकर के लट्टू नचाने के लिए निकल गए मदन के साथ। अब मदन जो है बगल में लट्टू का खेल खेल रहा था, और तब तक गलती से कासू भी वहां पहुंच गया। अब कासू पहुंच गया तो ये चूंकि सेन साहब फैक्ट्री मालिक का लड़का था, अब फैक्ट्री मालिक का लड़का था तो उसी ताव में जाकर मदन से कहा कि मुझे भी लट्टू खेलना है, लट्टू दे दो, मुझे खेलना है। अब मदन उसे लट्टू कैसे दे? मदन तो जानता है कि उसी के कारण आज मेरी पिटाई हुई है। अब मदन से जब कहा कि लट्टू दे, मुझे नहीं खेलना है, तो मदन बोला कि जाओ अपनी बाप से खरीदवा लो, लट्टू तुम्हारे पास है तो अपने लट्टू से खेलो, मेरे पास क्यों मांगने चला आया? अब कासू को यह बात ठीक नहीं लगी। अब कासू क्या करता है कि आओ देखा न ताओ, अब मदन को एक घूसा जड़ दिया। और जब मदन को एक घूसा जड़ दिया तो मदन कहाँ मानने वाला था। वो तो देखा कि अब ये जो लड़ाई है, अब यहाँ सेन साहब तो है नहीं, इसलिए इसे जितना देना है दे देना उचित है। तब बाकी बच्चे साइड में खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। कासू और मदन ये दोनों आपस में भिड़ कर दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध चलने लगा। युद्ध बड़ा विकराल था। अब उसमें मदन कमजोर तो था नहीं, मार के कासू के आगे का 3 गो दांत तोड़ दिया। अब कासू दांत लिए लहू लुहान अपने घर पहुंचता है। सेन साहब से सारी बात बताता है कि मदन ने मेरे दांत तोड़ डाले। सेन साहब को बड़ा गुस्सा आया। सेन साहब गिरधर को बुलाए और सीधे सीधे नौकरी से हटा दिए। बोले कि आप जो है हमारा कमरा खाली कर दो और यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कल ऑफिस में आकर के अपना हिसाब किताब ले लेना। गिरधर को बड़ी चिंता हुई कि भाई अब तो नौकरी जो थी वो भी चली गई, और उसी नौकरी के लिए मदन को रोज पीटता था बेचारा, बिना गलती के भी पिटाई कर देता था ताकि नौकरी हमारी बची रहे। अब नौकरी ही चली गई। अब मदन उधर देख रहा है कि भाई आज तो पिटाई बड़ी तेज लगेगी, पीटता तो रोज हूं लेकिन आज थोड़ा ज्यादा पीटूंगा, इसलिए क्योंकि आज मैंने खोखा के 3-3 दांत तोड़ डाले हैं। अब मदन पूरा दिन घूमता रहा इधर उधर। शाम हुई, रात हुई। रात को धीरे धीरे जब पेट में भूख महसूस हुई तो घर की ओर आया। अब घर आया तो देखा रसोई घर में खाना था। चुपके से आया, आराम से भरपेट खाना खा लिया, और खाना खा के अब तब जाके माता पिता जिस कमरे में थे उसके बगल में आराम से सटक करके चुपचाप ये बात सुन रहा था कि माँ बाप आपस में माता पिता क्या बात कर रहे हैं, आज मुझे कितनी पिटाई लगेगी, कैसे पिटाई लगेगी, इसकी भूमिका पहले सुन लेते हैं। तो गया सुनने। अब सुनने गया तो ये देखा कि उसकी पिटाई से संबंधित तो कोई बातें नहीं हो रही हैं। माँ ने कुछ कहा जिसको वो सुन नहीं पाया, लेकिन उस पर झुझला कर उसके पिताजी गिरधर जो थे उन्होंने जवाब दिया कि क्या कहा। उन्होंने सीधे कह दिया कि जाइए, आपको नौकरी से हटाया जाता है, मेरा कमरा खाली कर दीजिएगा,
और कल आकर के ऑफिस में अपना हिसाब ले लीजिएगा। अब मदन जब ये बात सुना तो उसको लगा कि चलो आज पिटाई नहीं लगेगी, लग रहा है, क्योंकि बात हमारी पिटाई की नहीं हो रही है, तो चलते हैं आराम से सो जाते हैं। तो धीरे से सोने के लिए गया, तब तक पानी एक लोटा में रखा हुआ था और उसके पैर से लोटा जो है टकराता है और ठन ठन की आवाज आती है। अब लोटा गिर गया अंधेरे में, आवाज आई तो गिरधर की मां निकल के आई, गिरधर के पिताजी आए। पिताजी को देख करके मदन फिर सहम गया, डर गया और दोनों हाथों से अपनी छाती को भींच लिया और इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि अब मेरे पिताजी आकर के मुझे पीटेंगे, मुझ पर प्रहार करेंगे। इस बात का इंतजार करने लगा। उसी निष्ठुरता के साथ जैसे उसके पिताजी पहले उसे पीटा करते थे, आज भी उसकी ओर बढ़े, लेकिन मदन के पास आकर ठमक गए, रुक गए और उनकी निष्ठुरता समाप्त हो गई और बड़े प्रेम से मदन को गोद में उठाया। शायद वैसा प्रेम गिरधर पहले कभी मदन को किया था या नहीं, ये मदन को याद नहीं था, लेकिन वो ऐसा प्रेम था जो एक व्यक्ति के लिए तभी संभव हो सकता है जब उसे नौकरी से हटा दिया गया, उस गिरधर जैसे व्यक्ति के लिए। तो गिरधर ने पुत्र मदन को गोद में उठाया और उसे शाबाशी देते हुए कहा, वाह, तू तो बड़ा बहादुर निकला, तू बहुत बहादुर है। एक तेरा बाप है जो अपने मालिक के डर से बिना गलती के भी तुझे पीटता रहा, और तू तो इतना बहादुर है कि तूने खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। तो इस प्यार भरी स्थिति के साथ ये कहानी समाप्त होती है। और ये कहानी मैं बता दूं कि आज के समय में भी इसलिए प्रासंगिक है, बड़ी प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि आज भी सेन साहब जैसे अति महत्वाकांक्षी लोग इस समाज में मिल जाएंगे, अति अभिमानी लोग इस समाज में मिल जाएंगे, जो कुसंस्कारों को पाले हुए हैं और कुसंस्कारों को बढ़ावा देते हुए आपको मिल जाएंगे। साथ ही गिरधर जैसे निम्न मध्यम वर्गीय लोग भी आपको समाज में मिल जाएंगे। समाज में गिरधर जैसे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की एक श्रृंखला मिल जाएगी जो आज भी उन अभिमानी लोगों के चंगुल में आकर अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और इस बात की प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को अति अभिमानी नहीं होना चाहिए और अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, कुसंस्कारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जैसे सेन साहब ने अपने पुत्र को बढ़ावा दिया था। अगर ऐसा होता है तो फिर वैसे ही जैसे खोखा के दांत टूट गए वही स्थिति आएगी। केवल धनवान होने से नहीं होता है, अच्छे संस्कार बच्चों को देना सर्वाधिक जरूरी है। धन्यवाद।